हेलो जी, हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, वेरी वार्म वेलकम। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। वेलकम टू दी पॉलिटी क्लास 1, मतलब क्लास 1 एंड किसी के लिए क्लास लास्ट, क्योंकि आज की क्लास में कुछ एक किसी बैच में ना पॉलिटी का एक ये स्टार्टिंग वाला सेक्शन नहीं हुआ था। उनकी एक क्लास बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी, ये वाला सेक्शन अटका था उनके में, ये वाला सेक्शन उनके में नहीं हुआ था, तो वो भी होंगे। उनके इस एक क्लास के चक्कर में उनका पूरा पॉलिटी एक सिर बचा था, उस चक्कर में उनका पॉलिटी फंसा हुआ था, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकियों के लिए पॉलिटी क्लास 1, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत मजा आएगा आपको पॉलिटी पढ़ने में, लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड सी। तो हमारी आपको देखिएगा आवाज आ रही है ना अच्छे से? शाबाश, आपको दिख रहा है ना बढ़िया से? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अभी ध्यान से सुनो। ओके मान्या, यू गॉट द बुक टुडे, दे आर ऑल्सो नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बस अब बाकी लोग ये मत कहिएगा सर हमको नहीं मिली। अरे आ जाएगी भाई, आज उतना रात तक, मतलब आ जाएगी यार, मतलब सबको मिल रही है, धीमे धीमे सबके घर पहुंच रही है, तो आपके घर भी पहुंची जाएगी। ठीक है, चलो। तो पॉलिटी पहला बंडल आ गया है, दूसरा तीसरा बंडल भी आ ही जाएगा, सारे बंडल आ जाएंगे। तो पॉलिटी क्लास 1 ध्यान से सुनेंगे अब हम लोग। दिख रहा है ना सब कुछ साफ साफ? ठीक है, बस बढ़िया। हाँ जी, मेडिवल पूरा बताया तो था, मेडिवल हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, मेडिवल समाप्त है, आइएगा। तो हाँ हाँ, आर्यन हम लोग वही करने जा रहे हैं। ठीक, शुरू करते हैं हम लोग। आओ अब देखते हैं पॉलिटी की कहानी। पॉलिटी में देखिए, आपको बता दूं कुछ ना, बहुत कुछ चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हमारा जो पॉलिटी जाएगा तकरीबन लगभग 18 से लगभग 20 से 22 क्लासेस में जाएगा, इतना हमारा पॉलिटी जाएगा। और एक और चीज आपको बता दूं, विभाष डोंट वरी, वो सारी चीजें कराएंगे। इसके बाद क्या होगा, अभी आपकी जो क्लासेस है ना, आपकी क्लासेस को हम क्या करेंगे, अब ये क्लासेस जो हैं ये आपकी इसका स्केड्यूल में अपडेट है, एक क्लासेस के स्केड्यूल में अपडेट है। और वो अपडेट क्या है कि आपकी क्लासेस जो है ये मंडे से फ्राइडे डेली होंगी। अब ये ठीक है, मंडे टू फ्राइडे डेली रहेगी, ये डेली एट 6 PM। ठीक है, ये रहेगी। और इसके बाद आगे चल के अभी आपके अगले ही हफ्ते से जब एक बार ये रेगुलर कर लोगे, फिर आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी डेली, वो भी 4 बजे होगी, मतलब 4 बजे केमिस्ट्री, 4 बजे केमिस्ट्री करोगे, 6 बजे ये करोगे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो अब शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिएगा, तो अभी क्या करना है आपको। ओके ओके ओके, यहां पर हम लोग अब यहां से शुरुआत करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे डेली हमारी क्लास रहेगी 6 PM पर, इसका ये याद रखना प्लीज। हाँ, क्योंकि आपको फिर पता चला आप TTS आ रहे हो या MWF आ रहे हो खाली, तो MWF नहीं, ये हर दिन चलेगी, ताकि हम ना एक अच्छे रफ्तार पे हम सिलेबस को अपने खत्म कर पाए और प्रॉपर तरीके से खत्म कर पाए। ठीक है, आइए चलिए देखिएगा, आ जाएगा प्रियंका, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। दे हैव 7000 क्वेरीज, दे हैव 7000 मैसेजेस। ठीक, तो उसमें भी आ जाएगा, आपका भी आ जाएगा। अब देखो, अभी शुरू करेंगे हम लोग। हाँ हाँ जी, रोज आपको यही था ना, रोज देखो वहां पे भी, देखो वहां पे रोज पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तो रोज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे यार। वाईटी पे रोज अगर एक सुबह प्रैक्टिस चल रही है, तो यहाँ तो रोज करना ही करना है, जाहिर सी बात है। और अगले हफ्ते से रोज 2 बार करेंगे, 4 बजे भी करेंगे, 6 बजे भी करेंगे। अभी अगले हफ्ते वाला जब शुरू करेंगे तो बता देंगे आपको, अगले हफ्ते से हम क्या करेंगे। अगले हफ्ते से मतलब लेटर ऑफ द वीक में क्या होगा, 4 PM पे हम लोग साइंस करेंगे, 4 PM पे हम लोग साइंस करेंगे, और डेली 6 मंडे टू फ्राइडे चलेगा, और 6 PM पे हम लोग अपना जनरल अवेयरनेस, मतलब ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये वाला करेंगे। ठीक है, बस अब देखो, और मेरा ये वही क्लास है, ये वही क्लास है। ठीक है, हाँ जी, सब में होगी, बिल्कुल होगी। अब शांत ना, अब हम चैट डिसेबल कर रहे हैं, अब आप लोगों को हमने कहानी बता दी है, अब यहां पर देखिएगा। ठीक है, चलो आओ, आप देहात पे जाएंगे तो मजा आएगा आपको, सब बहुत इजीली से कर ले जाओगे आप लोग, डोंट वरी, कोई तकलीफ की बात नहीं होगी। अभी तो खैर आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, अभी तो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है ना, अभी सिर्फ इस पे फोकस करना है। आइए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है। देखिए, इंडियन पॉलिटी में ना हम क्या पढ़ते हैं, हमको पूरा का पूरा संविधान पढ़ना होता है हमको। इसमें यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग पूरा संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम इसमें पढ़ते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। पहले समझिएगा संविधान होता क्या है। हिंदी अंग्रेजी की टेंशन नहीं लेंगे, एज ऑलवेज हिंदी के नोट्स आपको पूरे आपके डैशबोर्ड में ही मिलेंगे, डोंट वरी। पढ़ाते हम हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल है, और नोट्स हमेशा अंग्रेजी रहते हैं, ऐसे ही। सुनिएगा, देखिए संविधान क्या है। संविधान को हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूं,
ये जो आप डेफिनेशन यहां पर देख रहे हैं ना, आपको एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, यानी यहां पर आप दो कंट्री, यहां दो चीजें देखेंगे। ये डेफिनेशन 1 है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का वो सेट ऑफ रिटन रूल्स होते हैं जो सभी लोग जो उस देश में रह रहे होते हैं उन्हें वो मानने होते हैं, मतलब बाइंडिंग होते हैं सभी सिटीजन्स के ऊपर। सिटीजन किसी के भी देश, किसी भी देश में जो लोग रह रहे होते हैं वो उसके सिटीजन कहलाते हैं। तो किसी भी सिटीजन के ऊपर जो लीगली नागरिक होते हैं उस देश के, उनके ऊपर संविधान क्या है? संविधान कुछ नहीं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो उनको मानने हैं, वही संविधान हो गया। ठीक है, तो अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल आप इस क्लास में हो, आप इस क्लास में हो तो यहां के भी तो कुछ रूल्स है ना, जो कोई भी व्यक्ति अगर तो क्लास को ज्वाइन कर रहा है तो कुछ रूल्स हैं कि चैट में एक डिसेंट माहौल बना के रखें, कोई इनडिसेंट शब्द को ना बोलें। ये ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ये रूल्स एनफोर्स हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे, राइट? तो यहां पर क्या हुआ, ये आप इसको कह सकते हो ये क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सिंपली अ सेट ऑफ रूल्स जो कि उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन माने देश के नागरिकों को मानना पड़ेगा उन रूल्स को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है। सुप्रीम लॉ का मतलब यह होता है कि उस लॉ के ऊपर कोई भी आप बिल ले आओ, एक्ट ले आओ, कुछ भी मान्य ही नहीं है अगर सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड में अगर कोई चीज, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल घर पे क्या हुआ, मान लीजिए हर घर में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कहीं कहीं मम्मी की चलती है, मतलब मम्मी ने बोल दिया नहीं तो नहीं, कहीं कहीं पापा की चलती है कि पापा ने बोल दिया ना तो ना। माने जैसे मान लीजिए आपने गोवा जाने की परमिशन मांगी, आपकी मम्मी ने बोला बेटा चलो ठीक है चले जाना, पापा ने बोला नहीं तो नहीं बोल दिया, मतलब। और अगर मान लीजिए आपके घर में ना पापा जी की चलती है, तो पापा ने जो बोल दिया वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, मतलब अब नीचे और उसके अलावा चाहे कुछ भी बोल दें, चाहे आपकी मम्मी कुछ बोल दें, चाहे बड़ी दीदी कुछ बोल दे, बड़े भैया कुछ बोल दे, लेकिन पापा ने बोल दिया ना तो ना। जैसे मोहब्बतें वाले, वो नहीं मोहब्बतें वाले एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाले अमिताभ बच्चन थे, स्ट्रिक्ट से एकदम बापूजी, तो उन्होंने बोल दिया नहीं मतलब नहीं, तो अब क्या है, वो नहीं हो सकता। तो वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है कि आप कोई भी चीज बनाओगे उनके हिसाब से ही वो चीज होनी चाहिए, उनको पार नहीं कर सकती कोई भी चीज। इसके एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दूं तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया, एग्जाम्पल दे देता हूं। सन 2015 में क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत बोला गया कि जजेस का जो रिक्रूटमेंट है, सन 2015 में क्या किया गया, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लेकर के आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, इंडियन पार्लियामेंट एक एक्ट लेकर के आई। उस एक्ट के तहत उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन किया, एनजेएसी का गठन किया, और ये एक एक्ट लेकर के आई जिसके तहत अब जजेस का जो अपॉइंटमेंट था वो सरकार की भी भागीदारी होगी उसमें, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ संविधान जो है, संविधान का बेसिक प्रिंसिपल है कि सरकार कभी भी, मतलब सरकार का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, कभी भी सरकार जुडिशरी की कामकाज में दखलंदाजी नहीं रख सकती है, मतलब एग्जीक्यूटिव कभी भी जुडिशरी के कामकाज में दखलंदाजी नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है। तो जो बातें संविधान में ऑलरेडी लिखी थी, आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास कर सकते जो उन बातों को क्रॉस करता हो, राइट? उन बातों को क्रॉस करता हो, माने उनका जो वो वहां चीजें बोली गई हैं उनको डाइग्रेस करता हो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस बात को लेकर के इस एक्ट को हटा दिया गया, बोले इसीलिए ये जो एक्ट है ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं हम। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, आईटी एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2007, तो इंडियन पार्लियामेंट 2007। सन 2007 में क्या हुआ, एक आईटी एक्ट लाया गया। इस आईटी एक्ट के तहत क्या हुआ, इस आईटी एक्ट के तहत बोला गया कि देखिए अगर ना कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन किसी को कोई भी गलत शब्द बोल दे, कोई गलत बात बोल दे, कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक व्लॉग लिखा, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे ना आपने हमारे लिए मान लीजिए क्या किया कि आपने लिख दिया कि यार ये बहुत बेकार इंसान है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये इनको तो बस आते हैं और ये बात ही नहीं, ये बस 5 मिनट में चले जाते हैं, ये कहते हैं कि क्लास 1 घंटे की लेंगे लेकिन 5 मिनट में ही चले जाते हैं, ऐसा ऐसा आपने बातें मेरे लिए बोल दी। हो सकता है ये बातें सच भी हो, लेकिन मुझे तो खराब लगेंगी ना कि आपने मेरे बारे में पब्लिकली क्यों बोला, राइट? तो आईटी एक्ट क्या कहती थी कि आईटी एक्ट कहता था कि अगर आपने ऑनलाइन किसी भी व्लॉग में, किसी भी मेल में या किसी भी कमेंट में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने किसी भी व्यक्ति की बुराई करी है और वो व्यक्ति उससे ऑफेंड हो गया है, तो आपको जेल हो सकती है। मतलब मैं चाहता, अगर आईटी एक्ट होता तो मैं चाहता तो सामने वाले व्यक्ति को जेल पहुंचा सकता हूं उस आईटी एक्ट की वजह से। सन 2007 में आई थी। तो क्या किया गया,
लेकिन एक बात बताओ, हमारे संविधान में क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या आर्टिकल 19 नहीं है? क्या जो बोलने की आजादी है, क्या वो हमारे पास नहीं है? है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो आईटी एक्ट है, ये हमारे संविधान में जो हमको बोलने की आजादी दी गई है, ये उसको वायलेट कर रहा है ना? बोलो हाँ या ना? ये उसको वायलेट कर रहा है ना? जैसे अभी देखिए क्या हुआ, ये इसको वायलेट करेगा, अभी तो आप बोल नहीं पाएंगे कि हमने आपकी बोलने की आजादी ही छीन ली है, हमने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया हमने अभी। तो आईटी एक्ट जो आया, एक एक्ट आया जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट कर रहा था, तो ये वायलेट नहीं कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब आप मतलब समझ गए कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या होता है। अब आप इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये थी डेफिनेशन 1 और ये थी डेफिनेशन 2। तो साहब ये दोनों डेफिनेशंस जो है ना, ये हूबहू एनसीईआरटी से कॉपीड है यहां पर, और एग्जामिनर ने सन 2022 में हूबहू यही डेफिनेशन एनसीईआरटी से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में रखी हुई है, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में और एसएससी स्टेनो 2022 के पेपर में। एक में ये डेफिनेशन रखी है, एक में ये डेफिनेशन रखी है, और बोला है बताइए इनमें से बताइए इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और एनसीईआरटी की डेफिनेशन यहां रखी हुई है। तो ये आपको एकदम एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, ये वर्ड फॉर वर्ड सेम है, एकदम एनसीईआरटी वाला है ये। ठीक है, चलिए सभी कंट्रीज जो हैं इनके पास में देखो, जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखो डेमोक्रेसी भी समझो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, समझिएगा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए ही, लोगों के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल आज देखिए, जैसे मान लीजिए हमने बीजेपी को चुना हुआ है, तो किसने चुना है? देश की मेजॉरिटी जनता ने ही चुना है ना बीजेपी को, राइट? ये एनडीए इस समय पावर में है, बीजेपी एंड सपोर्टर बाकी जो भी उनके हैं, तो देश की मेजॉरिटी जनता ने चुना है ना बीजेपी को। माने क्या हुआ कि ये इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी इलेक्शन होते हैं हमारे में, इलेक्शन होते हैं, इसका मतलब है कि ये बाय द पीपल है। दूसरा, इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फॉर द पीपल का मतलब क्या हुआ? लोगों के लिए ही तो है, लोगों के लिए ही है, मतलब जो भी रूल्स हैं, जो गवर्नमेंट है वो काम किसके लिए करती है? लोगों के लिए तो करती है। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई, देखो, अगर कहीं संविधान है किसी कंट्री में तो वो डेमोक्रेटिक हो ही हो। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में, यूएई की बात कर लेता हूं, यूएई इज नॉट अ डेमोक्रेसी। यूएई में इलेक्शन ही नहीं होते हैं, वहां राजा होते हैं, आज भी वहां राजा होते हैं, किंग होते हैं। जो भी अबू धाबी का राजा होगा वही पूरे यूएई का राजा होगा। जो भी दुबई का राजा होगा वो यूएई का प्राइम मिनिस्टर होगा, वो फिक्स है। फिर प्राइम मिनिस्टर का जो बेटा होगा इस समय, वो अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वहां पे पूरा हेरिडिटरी चलता है। सिमिलरली अबू धाबी के राजा का जो बेटा होगा वो पूरे यूएई, जो भी अबू धाबी का राजा होता है वो पूरे यूएई का प्रेसिडेंट होता है। जो भी दुबई का राजा होता है वो पूरे यूएई का प्राइम मिनिस्टर होता है। वहां इलेक्शन होते ही नहीं है, वहां इलेक्शन होंगे किसके? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं। तो वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां पे संविधान है, बट इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहां डेमोक्रेसी है ही है। लेकिन इसका उल्टा जो है वो क्या है कि अगर कहीं डेमोक्रेसी है, मतलब अगर कहीं इलेक्शन होता है तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। समझ गए आप? तो डेमोक्रेसी होगी तो इलेक्शन होगा ही। ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट बाय द पीपल। बाय द पीपल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया? इलेक्शन, है ना? बाय द पीपल का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया? इलेक्शन। बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, यहां तक सारी बात आपको समझ आ चुकी है। जरा एक बार बताइएगा तो सही, जरा एक बार बताइएगा तो सही। एकदम बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। दोस्त फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अलग चीज है, वो आएंगी आगे। ठीक है विवेक, वाईटी पे जैसे क्लास बताई थी ना, ये वैसे नहीं, ये थोड़ा उससे डीप जाती है, समझिएगा। अगर आप वाईटी जैसा वो करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैंने वीओडी सेक्शन अपलोड किया हुआ है। देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा डिफरेंस क्लियर कर देता हूं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो वाईटी पर क्या होता है, वाईटी पे मैं ना जो पॉलिटी अभी करा रहा हूं, वाईटी पे मैं जो पॉलिटी करा रहा हूं
दैट विल बी 5 to 6 वीडियोस एट मैक्स, क्योंकि वहां पर वो जो पूरा प्रोग्राम है वो 30-45 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। यहां पर जब हम बात करते हैं ना, जब आप हमारे पास यहां आते हैं तो आप इस उम्मीद से आते हैं कि आप कंप्लीट सिलेबस कवर करोगे, है ना। आप हमारे पास इस उम्मीद से आते हैं कि हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। तो यहां पर जब हम चीजों को कंप्लीट करते हैं, कवर कराते हैं ना, तो लगभग 18 से 24 वीडियोस में जाएगी पॉलिटी हमारी। यहां पर आप हमें कभी नहीं देखेंगे वहां पर ये समझाते हुए कि संविधान क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, सुप्रीम लॉ के एग्जांपल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 ये सब क्या होती हैं, ये आप कभी नहीं देखेंगे हमको। वहां पर आप पढ़ाते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे हम एमसीक्यूज के बेसिस पे एक जो रिविजन मोटा मोटा हो सकता है उसको कराते हैं, है ना। तो बस ये चीज है, क्लियर है। तो इसलिए अगर आपको वैसे करना है तो क्या करना है समझना। हाँ, तो आपको अगर वैसे करना है तो आप क्या करो, उस केस में समझना, उस केस में क्या करना है आपको, आप लोग क्या करिएगा कि हमने वीओडी इसीलिए हम पूरा अपलोड कर देते हैं। आप क्या करो, अगर उस चीज को करना है तो आप वीओडी को ना पूरा का पूरा वीओडी आपको उसी टॉपिक वाइज, जैसे मैंने जो वाईटी पे दिए हुए हैं टॉपिक्स की लिस्ट दी हुई है, आप वीओडी से खत्म कर सकते हैं उसको पूरा, अगर आप उसको वैसे करना चाह रहे हो तो, ठीक है। चलिए आइए, लेकिन यहां पर देखो हम ना यहां डिटेल ही पढ़ाएंगे इस पे, क्योंकि दैट इज व्हाट यू केम इन हियर फॉर, है ना। चलिए आइए, अच्छा आप देखिए आर्टिकल्स की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आर्टिकल्स के बारे में आपको। पूरे संविधान में आपको पता है रूल्स लिखे हैं एक प्रकार से, है ना। तो कितने रूल लिखे हैं, मोटा मोटा बात करी जाए, मोटा मोटा बात करी जाए तो तकरीबन 300, जब संविधान बनाया गया था तो 395 रूल लिखे गए थे, माने 395 आर्टिकल्स हैं। अब देखो संविधान की जब हम बात करेंगे ना तो हमारे पास 3 प्रकार के शब्द आएंगे। 3 प्रकार के शब्द क्या आते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, फिर स्केड्यूल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं। ये 3 प्रकार की चीजें हमारे पास में होती हैं, आर्टिकल, स्केड्यूल और पार्ट्स। इनका मतलब समझो क्या होता है। इनको हिंदी में हम कहते हैं अनुच्छेद, ये हिंदी में कहलाते हैं अनुच्छेद, ये कहलाती है अनुसूची, ये कहलाती है अनुसूची और ये कहलाता है भाग। ना आर्टिकल का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, तो ये सारे क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ रूल्स होते हैं। सो आर्टिकल इज नथिंग, जबकि ये सिर्फ लिस्ट ऑफ रूल्स है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल जैसे आपने कभी अपने उसमें देखा होगा, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि परीक्षा परिसर में कोई भी प्रतिबंधित वस्तुएं ना ले जाएं, ठीक है, कोई भी प्रतिबंधित वस्तुएं ना ले जाएं। ये आपने जरूर देखा होगा, लिखा रहता है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, वस्तुएं ना ले जाएं। ये एक रूल हो गया, कोई प्रतिबंधित वस्तुएं नहीं ले जानी है। लेकिन वो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं क्या भाई, हमको ये भी तो बताओ, हमें कैसे पता चलेगा। अब ठीक है, मैं अपना डॉगी ले जा रहा हूं, मैं अपने डॉगी के संग लेके जा रहा हूं, मैं अपने डॉगी के संग जा रहा हूं, वहां पर मैं बिल्ली बहुत पसंद है, मेरा लकी चार्म, मैं अपनी बिल्ली के संग जा रहा हूं, तो मुझे क्या पता प्रतिबंधित है कि नहीं है। तो इसीलिए क्या है, मेरे को पूरे लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए, मुझे लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए जो प्रतिबंधित होंगे। लेकिन एक बात बताओ, मेरा एक रूल मैंने यहां लिखा, दूसरा रूल यहां लिखा, अब अगर मुझे लिस्ट डालनी है तो बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा कि मैं पहले यहां पर रूल लिखा, फिर उसमें कौन कौन सी पूरी लिस्ट है, पूरी बड़ी सी लिस्ट बनाई, फिर दूसरा रूल चालू हुआ, तो देखने में बहुत अटपटा लगेगा ना। लेकिन हमें लिस्ट देनी भी जरूरी है कि पता कैसे चलेगा कौन कौन सी चीजें नहीं अलाउड है। तो ऐसे में क्या करते हैं, संविधान में भी बहुत जगह जैसे लिखा होता है कि राज्यसभा, जैसे हर राज्य की कुछ सीटें होती है ना राज्यसभा में, तो हर राज्य से कितनी कितनी सीटें होती हैं। अब यार ये कहां पर लिखेंगे ये, तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए अनुसूची बना दी गई है। मतलब जो भी आइटम आपको कोई भी ऐसा रूल लिखना है जिसमें आपको कोई लिस्ट बनाने की जरूरत है, तो आप खाली वहां लिस्ट का नंबर डाल दो कि लिस्ट नंबर 3, मतलब इस रूल से रिलेटेड जितनी भी प्रतिबंधित वस्तुएं वो लिस्ट नंबर 3 में लिखी हुई हैं, और लिस्ट को ही स्केड्यूल कहते हैं, समझ गए। तो स्केड्यूल कुछ नहीं है, स्केड्यूल सिर्फ लिस्ट होती है बस, कि ये आइटम है। जहां पर भी हमको बड़ी सी लिस्ट देनी होती है तो वहां हम लिस्ट ना दे करके, आर्टिकल में लिस्ट नहीं लिखते हैं, वहां खाली हम नंबर डाल देते हैं कि फलानी लिस्ट में लिखा हुआ है, और लिस्ट को ही स्केड्यूल बोला जाता है,
ठीक है। अच्छा, अब पार्ट क्या आता है, भाग क्या होता है? सो भाग का अर्थ यह होता है कि जब हम संविधान की बात कर रहे होते हैं, भाग का अर्थ क्या होता है, सुनना, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में ना हमें देखो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, संविधान में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, तो इसमें करते क्या है कि इसमें करा क्या जाता है, भाग की अगर हम बात करें तो इसमें होता यह है कि पार्ट में बांटते हैं कि पहले पार्ट, जैसे चैप्टर्स होते हैं ना किताब में, एक चैप्टर एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा होता है। जैसे आप हमारे ऐप खोलोगे ना तो आपको चैप्टर्स दिखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। आपको पता होता है कि इसके अंदर फिजिक्स के ही लेक्चर मिलेंगे आपको। सोचो कितना कंफ्यूजिंग होगा, 2 लेक्चर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री का आ गया, फिर बायो का आ गया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, फिर फिजिक्स आ गया, बहुत केओटिक हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक सही अरेंजमेंट बहुत नेसेसरी होता है ना। तो संविधान में भी देखो, अगर रूल्स लिखने हैं तो रूल्स तो बहुत सारे होते हैं पूरे देश में, तो हमने रूल्स को फिक्स करा हुआ है कि पहले पार्ट में हमने सिर्फ देश के नाम से रिलेटेड रूल्स डाले, दूसरे पार्ट में देश की नागरिकता से रिलेटेड रूल्स डाले, तीसरे पार्ट में हमने सारे जो हमारे हमारे मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड रूल्स डाले हैं। तो ये वाली चीज होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं। नाउ अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, आओगे तो दिस इज कॉल्ड एज, ये हो जाता है भाग की बात होती है, ठीक है, इसको भाग बोला जाता है। बताइए यहां तक की बात जो है, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है? सभी लोग बताइएगा कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। तो जब संविधान बनाया गया, अब और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको, अब और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब संविधान ना बनाया गया, हाँ, लाइक इंडेक्स, यस यस यस, ठीक है। देखो, तो अब जब संविधान को बनाया गया तो इसमें ना 395 आर्टिकल्स डाले गए, ठीक है। इसके बाद इसमें 8 स्केड्यूल डाले गए और 22 पार्ट डाले गए, ठीक। फिर धीमे 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 क्या हुआ, नहीं विनीत, सिर्फ एक लेक्चर बाकी है उसमें, पॉलिटी का एक लेक्चर बाकी था, वही कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें प्रियम्बल वगैरह होना था, वो कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो यार प्लीज, अब ध्यान से सुनो प्लीज, देखना अभी क्या करेंगे। अभी क्या करेंगे, नहीं यार बैकग्राउंड बहुत सुंदर है यार, कितना सुंदर सा लग रहा है, एकदम क्लियर कट दिख रहा है, एकदम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा बैकग्राउंड है भाई। बैकग्राउंड मेरे पास हालांकि बहुत सारे हैं, आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को दिखाऊं, देखो बहुत सारे बैकग्राउंड है मेरे पास में। सब्जेक्ट पे आए, हाँ ये देखो, आप चाहो तो हम ये बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधे के बीच में चल सकते हैं। हिस्ट्री के लिए अब हम लोग ये वाला बैकग्राउंड यूज करेंगे, एक ये लाल सा भी बैकग्राउंड है, ये हम लोग क्लासरूम के अंदर ऐसे आ गए, बहुत सारे बैकग्राउंड है, ये पूरी हम लोग इस पे भी रह सकते हैं, आसमान में चलना चाहो तो आसमान में चल सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, आप यहां पर आना चाहो, ग्लोब पे चढ़ना चाहो। अब हमने अलग अलग क्लास में ना हम लोग अलग अलग प्रकार के बोर्ड यूज करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़े, चलो ठीक है, ब्लैक मस्त है ना, हाँ मरून कलर सही लग रहा है, अरे जो चाहिए आपको, आइए यहां जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसमान पे ठीक है, तो आ जाओ बस। अरे हाँ भैया, लव, यस 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 यस, जी जी भाई, ठीक है। आइए अब देखिए, पेड़ों में नहीं जाना है, अब बात शांति से करो। अब हम आपको आपके मुंह पे अभी हम लोग टेप लगाते हैं, थोड़ा सा एक टेप लगा दिया, ठीक है। अरे रे 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 रे, पंकज भाई कैसी बातें बोल दी, पंकज भाई ये शब्द ऐसे, पंकज भाई ये शब्द ऐसे नहीं यूज करे जाते यार, इनके ये अनेकार्थी शब्द होते हैं ये, ठीक है, ये अनेकार्थी शब्द होते हैं, शब्द एक मतलब अनेक, ऐसे अनेकार्थी शब्दों का इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जाता है। सर आप बड़े नोटी हो, ऐसे अनेकार्थी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है भाई। चलो यहां आते हैं, तो आर्टिकल और शेड्यूल और पार्ट्स। अब देखो, तो पार्ट शेड्यूल मतलब क्या हुआ, अनुसूची, जहां भी हमें लिस्ट लगानी है वो सारा लिस्ट वाला काम हम शेड्यूल में रखते हैं। अब देखो अब कितने आर्टिकल है, सो प्रेजेंट की बात करेंगे तो 448 आर्टिकल्स हैं दोस्त, ठीक है, 12 शेड्यूल है और कुल मिला के 25 पार्ट्स हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनना, संविधान, अगर आप कहेंगे अरे सर इसका मतलब ये आता है कि अगर मुझे शेड्यूल को छोड़ करके अगर मुझे पार्ट नंबर 23 चाहिए हो तो मुझे मिल जाएगा, मुझे पार्ट 24 चाहिए हो तो मिल जाएगा, या मुझे आर्टिकल नंबर 402 चाहिए हो तो मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा।
तो फिर ये कैसी बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं आर्टिकल 448 है और मैं कह रहा हूं आर्टिकल नंबर आप 402 बताइए। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आर्टिकल 402 कौन सा है, तो फिर ये आर्टिकल कैसे हो गए? एक्चुअल में आज भी संविधान में इतने ही आर्टिकल लिखे हुए हैं, उतने ही पार्ट लिखे हैं, लेकिन हम पार्ट्स को हमने ऐड करा है एबीसीडी डाल करके। जैसे आर्टिकल है तो हमारे पास में ना 395 से जो ये 448 हुए हैं ना, तो हमने बहुत सारे आर्टिकल नए ऐड करे हैं हमने इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐड करा है आर्टिकल 243 नाम का एक आर्टिकल हुआ करता था, हमने उसमें 243A हमने फिर उसमें ऐड करा 243A 243B, ऐसे करके हमने उसमें ढेर सारे आर्टिकल 243O तक हमने ऐड कर दिए। तो हमने लाइन नहीं छेड़ी 243 वाली, तो हमने क्या किया, उसी में एबीसीडी और उसके हमने ऐड कर दिए उसमें। तो ये आर्टिकल ऐड होकर के मैंने, आज भी संविधान में आर्टिकल इतने ही है, लेकिन एबीसीडी ऐड करके करोगे तो इतने। तो सवाल आएगा तो नीचे वाली लाइन ही आंसर करना, ये नहीं कि सर ने बोला था आज भी इतने ही है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, आपको मिलेगा नहीं आर्टिकल 404 405 410, ये आपको मिलेगा नहीं। सिमिलरली पार्ट में भी क्या हुआ, जैसे पार्ट 9 है तो पार्ट 9 था पहले से, हमने क्या किया, हमें उसमें हमें और पार्ट ऐड करने थे। हमने कहा ठीक है हम 9A ले आते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है हम 9B ले आते हैं हम, तो हमने ऐसे ऐड करे तो वो पार्ट आज भी 22 है। तो आप पार्ट 25 ढूंढने जाओगे ना, नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसे AB करके है ये, ठीक है। चलिए यहां तक बात समझ आ गई है, बहुत बढ़िया से आ गई है आपको, है ना, ठीक है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने देख लिया है, दैट्स वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आइएगा, ये देख लिया हमने 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स में होता है, शाबाश। चलिए, और एक और बड़ा प्यारा सवाल सुनो भाई, संविधान जो बना है वो किसने बनाया है? भाई संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया हुआ है, ये बात तो हमें कोई इसमें कोई दो राय नहीं है हमें। एक सवाल आया, बताओ कौन से एक्ट के तहत संविधान सभा बनाई गई थी? कौन से एक्ट के तहत संविधान सभा बनाई गई थी? तो संविधान सभा बनाई गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत। बहुत आसान सवाल है सर, ऐसे आता तो हम भी कर देते, उसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। और सुनिए फिर अगला सवाल, सुनिए क्या आया। अगला सवाल यह आया, बताइए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी? अब बताओ आप, क्या मैं खुद नहीं कर पाता इस सवाल को अगर पढ़ा नहीं होता हमने प्रॉपरली कि यार कौन सा सेक्शन होता है। इसीलिए अब ये देख रहे हो आप, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको रिकॉग्निशन कैसे मिला कि यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो भारत का संविधान बनाएगी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पास करवाई थी, और लॉर्ड माउंटबेटन के पास्ट एक्ट में ही एक सेक्शन है, सेक्शन 8(1), उसी में इस संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया है उसका वर्णन किया गया है और उसको रिकॉग्निशन दिया गया है कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसके रिप्रेजेंटेटिव ऐसे चुने जाएंगे कि हर 10 लाख पे एक आदमी चुना जाएगा। उसमें लिखा हुआ था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, इस सेक्शन 8 में लिखा हुआ था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हर 10 लाख में हर 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। ऑन एवरी 10 लाख एक व्यक्ति जो है ये चुना जाएगा, और इसी हिसाब से 389 लोग चुने गए। यानी उस समय भारत की पॉपुलेशन 38 करोड़ 90 लाख हुआ करती थी, तो यानी 40 करोड़ हुआ करती थी, तो 40 करोड़ जनता में से इसीलिए उस समय 389 मेंबर्स का चुनाव किया गया और वो संविधान सभा बनी। तो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। बोलो भाई, कितने सारी नई चीजें पता चली आपको, बढ़िया बढ़िया, है ना, मस्त बात पता चली, खूब बढ़िया चीजें आई, शाबाश यार, वेरी गुड। चलिए नाइस, आगे बढ़े, यहां तक आया ना अच्छे से, ठीक है। आओ अब क्या करेंगे, हाँ अब देखो, तो ये सारे नए नए सवाल हैं जो कि एग्जामिनर इस समय पूछ रहा है, ठीक है। ये सेक्शन क्या है, देखो हर उसमें क्या है ये सेक्शन क्या है, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन होता है, जैसे कोई भी एक्ट होता है ना, उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। कोई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, कोई सेक्शन बात कर रहा होगा भारत को हम आजादी देंगे, कोई कह रहा होगा आजादी देंगे तो हम एक संविधान, इनका अपना संविधान होगा, कोई बात कर रहा होगा, मतलब हिस्से, तो ये 8वें हिस्से में संविधान सभा की बात करी गई है। क्लियर है? चलिए शाबाश, आइए और देखिएगा, यहां तक आ चुका है, शाबाश। स्केड्यूल कैसे ऐड हुए, फिर ऐड नहीं हुए दोस्त, स्केड्यूल यहां पर थोड़ी, नहीं तो सेक्शंस हैं, तो स्केड्यूल, अच्छा स्केड्यूल ये वाले, ये तो ऐड होते चले गए थे, लिस्ट का नंबर बढ़ता चला गया था। अब देखिए संविधान सभा की बात करते हैं, वॉइस इंक्रीज। गणेश भाई आपको ईयरफोन पहनने पड़ेंगे, बात मानिए, ये बहुत तेज माइक है,
समझ रहे हैं? ठीक है बालक, कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, टेंशन ना लो, सब हो जाएंगे एक एक करके। ये वाला हो रहा है ना जैसे राजीव, वैसे ही हो जाएंगे। जिम्मेदारी है आप हमारी, हमने बोला तो है, इन कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनमें आप भी एक है। ठीक है अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। हाँ वॉइस ठीक है ना? बस ठीक है, बस 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 बस, शांति शांति शांति। अब हमने क्या करना है, इसको यहां पर बंद करना है, बस शांति। अब ठीक है नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। इंडियन पीनल कोड आईपीसी होता है दोस्त, उसको हमें अभी मतलब नहीं है, वो सीए में पढ़ेंगे, यहां पर नहीं आएगी इंडियन आईपीसी। अब क्या हुआ, सबसे पहले संविधान सभा की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? एम एन रॉय साहब थे, कांग्रेस के अंदर। उन्होंने बोला था हम संविधान बनाएंगे। तो मोतीलाल नेहरू और एम एन रॉय, इन दोनों ने मिलकर के बोला कि हम संविधान बनाएंगे, लेकिन वो संविधान बन ना सका, कभी वो सपना सच हो ना सका, क्योंकि जिन्ना साहब जो थे उनको बहुत ज्यादा इचिंग थी उनको, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा इचिंग थी, और इसीलिए उन्होंने बोला नहीं पहले हमारी बात मानो, पहले हमारी बात मानो। तो उस चक्कर में संविधान बन ना सका, लेकिन वो हो ना सका। और फिर फाइनली क्या हुआ, जब फिर कैबिनेट मिशन प्लान भेजा, पहले उन्होंने क्रिप्स मिशन प्लान भेजा। जब 1900 हुआ क्या था, सुनिए सीक्वेंस बताते हैं। कहीं ये बात ही नहीं कि हम संविधान भी बनाएंगे अपना। 1928 में ये बात पहली बार चली, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं निकला। फिर 1934 में एम एन रॉय ने एक संविधान बना भी दिया। एम एन रॉय और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने एक संविधान बना भी दिया, लेकिन वो जिन्ना साहब ने माना नहीं। फिर क्या हुआ, 1940 में शुरू होने लगा ये, अब देखिए 1938 के पास वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, ठीक है। 1938 के आसपास क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अब उस वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, 1938 के आसपास जब ये हुआ, तो वर्ल्ड वॉर में क्या होने लगा, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को इंडिया की नीड पड़ी। तो उन्होंने बोला अरे यार हमें तुम्हारी जरूरत है, आ जाओ। इंडियंस ने बोला अच्छा बेटा, अब तुमको हमारी जरूरत है तो तुम्हें हमारी याद आ रही है, और हम 6 साल से चिल्ला रहे हैं हमको संविधान समिति दे दो, तो तुमसे हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला अरे यार कैसी बात कर रहे हो, जाओ चलो हम तुम्हारे लिए कमीशन भेज दे रहे हैं, क्रिप्स मिशन हम तुम्हारे लिए भेज दे रहे हैं, वो तुम्हारा काम कर देगा। तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले 1934 में हमने एक अपना संविधान बनाया, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो माना नहीं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको माना नहीं, बोले हम नहीं मानते इसको, ये खाली कांग्रेसियों का संविधान है, ये भारत का संविधान नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब 1938 के आसपास क्या हुआ, 1938 से डिमांड वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। अब वर्ल्ड वॉर 2 क्या हुआ, इनको भारतीयों की जरूरत पड़ी। तो अब युद्ध चरम पे चल रहा था, 1940 में युद्ध एकदम चरम पे चल रहा था। तो फिर उन्होंने बोला, इंडियन से बोला अरे आ जाओ यार, थोड़ा सा सैनिक कम पड़ रहे हैं। इंडिया में बतेरे लोग थे उस समय, और उनको सबसे अच्छा लगता था इंडियंस को सूली पे चढ़ा दो, सीधा सीधा वॉर में झोंक दो। इंडियंस ने बोला नहीं, तुमने हमको संविधान मांगा, तुमने हमें संविधान दिया नहीं, तुमने हमको ठेंगा दिया। तो पहले संविधान फिर आगे की बात। बोले ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे लिए ना ऐसा करते हैं, हम तुम्हारे लिए क्रिप्स मिशन भेज देते हैं यार। तो इन्होंने क्रिप्स मिशन भेज दिया। बोले ऐसा है, अब ये क्रिप्स मिशन भारत आया, बोले क्रिप्स मिशन इज टू क्रिस्पी, बोले क्रिप्स मिशन इज टू क्रिस्पी, ये तो बहुत क्रिस्पी है, मतलब ये सिर्फ गोरा ही गोरा है, इसमें तो कोई भी इंडियन आदमी नहीं है, ये बेकार कमीशन है, ये फर्जी बात करी है आपने, खाली धोखेबाजी करी है आपने, धोखेबाज हैं आप, बड़े नॉटी हैं आप, है ना पंकज? ठीक है, देखो पंकज भाई ये भी नॉटी है? तो यहां क्या हुआ, तो क्रिप्स मिशन से बात नहीं बनी। फिर बोले यार दे दो भाई प्लीज, खैर हमने सपोर्ट इनको नहीं दिया। अब ये वर्ल्ड वॉर 2 हार गए। जब अंग्रेज हार गए तो इनको लगा यार ऐसा है ना, बहुत ज्यादा हार क्या गए, खैर हारे तो नहीं थे, इनके रिसोर्सेस सारे खत्म हो चुके थे, इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि ये इतने सारे कंट्रीज को एक साथ जोड़ के रख सके, क्योंकि ये बहुत सारे कंट्रीज पे रूल करते थे। अब इनका ये था कि खुद का, मतलब एक हिंदी में कहावत है अपना पैजामा बचाना, तो इनके लिए अब अपना पैजामा बचाना भी बहुत मुसीबत में हो रहा था। तो इन्होंने सोचा सबको आजादी दे देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिशन ऑफ पावर करने की बात करी गई, और इसके लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया कि तुम जाओ और देखो कैसे रिस्पॉन्सिबल ट्रांसमिशन ऑफ पावर होगी। तो अब यहां पर क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, तो क्रिप्स मिशन क्या हुआ, फेल हो गया है। ठीक, क्यों फेल हो गया, क्योंकि बड़ा नोटी था ये, ठीक। फिर आते हैं क्या, कैबिनेट मिशन पे आते हैं। तो कैबिनेट मिशन जो है, इसको ये टास्क दिया गया कि भारत में आपको एक रिस्पॉन्सिबल पावर ट्रांसफर जो है ये आपको करना है। तो अब इस रिस्पॉन्सिबल पावर ट्रांसफर की जिम्मेदारी आपकी होती है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने एक एक्ट पास करा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ये वहां पास हुआ ब्रिटेन में। और उस एक्ट के सेक्शन 8 में लिखा गया कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएगी, और उस संविधान के हिसाब से, क्योंकि अभी तक हम गवर्न करते थे, अब वो संविधान भारत को गवर्न करेगा। ये पूरी कहानी है, ऐसे संविधान आया है। बोलो सत्यनारायण की कथा
समाप्त हुई, एक अध्याय समाप्त हुआ। हमारे वहां ना वो होना चाहिए घंटा घंटी, वो नहीं होता जब पंडित जी आते हैं कथा सुनाते हैं तो फिर एक ना हर थोड़ी थोड़ी देर पे एक काइंड ऑफ अध्याय समाप्त होता है, फिर वो शंख बजता है वो पू करके और वो जो घंटी वंटी है, तो बड़ा ऐसा फील है। हाँ हरिओम, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब और आगे आते हैं, यहां तक की कहानी हमने समझी है ना। अब और आगे आते हैं, चलो जी। तो इनका ईयर हमें नीड नहीं है, वो हिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, ये तो मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। पॉलिटी में किसी डेट्स की आवश्यकता ऐसा सच नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जो पॉलिटी से रिलेटेड डेट्स हैं, ठीक है। अरे हाँ यार, फीचर ऐड करते हैं, कितना बढ़िया है ना। आपको अध्याय समाप्त करने वाली फील चाहिए तो आपने बजा लिया घंटा अपने आप में। अच्छा, आप देखो कैसे लोग चुने गए ये बताते हैं, देखिएगा। सो लोग कैसे चुने गए, सो लोग की बात करते हैं तो कुल मिला करके ना, एक मिनट रुकिएगा। सो लोग जो चुने गए हैं ना, लोग कैसे चुने गए ये बताता हूं आपको। तो कहानी क्या हो रही थी, जैसे कुल मिलाकर के ना यहां पर 389 लोग कुल मिला के चुने गए थे, ठीक है, क्योंकि डील ये थी हर 10 लाख में एक को चुना जाएगा। अब इन 389 में ना बोला गया, देखो ऐसा है, इसमें भारत ना दो हिस्सों में था इस समय। एक था जिसको हम कहते थे प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स माने जो राजाओं के अंतर्गत भारत हुआ करता था। और एक था जिनको हम कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, मतलब ऐसा भारत जो अंग्रेज डायरेक्टली जिसको एडमिनिस्टर करते थे, तो हम इनको कहते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट से हमने कितने लोग लिए? हमने 93 जन, माने 93 लोग हमने यहां से लिए। और यहां से हमने कितने लिए? यहां से हमने 296 लोग। अच्छा, ब्रिटिश प्रोविंसेस में बकायदा इलेक्शन हुए थे, बकायदा इलेक्शन हुए हैं, और प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन हुआ है, ये बात जरा गौर कीजिएगा। तो यहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंसेस में ना, यहां पर की बात करेंगे अगर हम, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस में बकायदा यहां पर इलेक्शन हुए थे, ठीक है। वेराज यहां पर बात करेंगे तो ये लगभग 542 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इन्होंने नॉमिनेशन किया था कि जो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो विलायत से पढ़ के आए हैं, वो जाएं इस संविधान सभा का हिस्सा बने, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है, अब इन 296 में भी एक डिवीजन है, इसमें से 4 लोग ऐसे, देखो अच्छा समझना, तो जैसे समझना, जैसे क्या ना, पूरा एरिया पूरा ब्रिटिशर्स का राज था। इसमें से क्या है ना कि 4 जगह ऐसी थी जहां ब्रिटिशर के कमिश्नरी एरियाज थे। कमिश्नरी मतलब वो बड़ी बड़ी जगहें थी, तो वहां पर ब्रिटिशर्स ने बोला था ये हमारी कमिश्नरी है। कमिश्नरी मतलब वहां पर बड़े गवर्नर बैठते थे ब्रिटिशर्स के। तो ऐसे 4 जगह थी, तो उन 4 जगहों से 4 लोग चुने गए, बाकी पूरे भारत से 292। तो ये 296 का भी डिवीजन है। वो डिवीजन क्या है? वो 4 है ब्रिटिश प्रोविंसेस से, वो 4 है कमिश्नरी एरिया से, इनको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी एरियाज, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से 292। और ये 93 तो नॉमिनेटेड थे प्रिंसली स्टेट से। तो आप जब इनको ऐड करोगे ना, तो जो ऐड करते हैं, 6 और 3 कितना हुआ? 9 हो गया। 9 और 9 कितना हुआ? 18 हो गया। 2 और 1 कितना हुआ? 3 हो गया। तो हमारे पास में कुल मिलाकर के ये संख्या हमारे पास में आ गई, ठीक है। सर प्रिंसली स्टेट भी तो ब्रिटिशर्स के अंडर रूल करते थे दोस्त। ब्रिटिशर्स के अंडर रूल क्या करते थे, ये उनको एक प्रकार का, जैसे आप हमारे हमें इंडिपेंडेंट रूल करने दीजिए ना, आप हमारे उसमें बोलेंगे ना हम आपके उसमें बोलेंगे। ब्रिटिशर्स ने इनसे दोस्ती करी हुई थी, ये उनके सरपरस्तगी में नहीं थे, लेकिन ट्रेड वगैरह में हेल्प, जैसे ट्रेड अगर हम आपके वहां करेंगे तो आप हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ये रूल ये उनका था। वो रूल इंडिपेंडेंटली करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के हाथों एक प्रकार से मजबूर थे बस, कि जितना भी ट्रेड अगर हम आपकी सल्तनत में कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारा पूरा ट्रेड टैक्स फ्री होगा, इस प्रकार से बदले में हम आपको अटैक नहीं करेंगे। स्वीटी, बस आपके इतने ही कहने की बात थी, देर थी कि हमें आपका मैसेज दिख गया, है ना। चलिए चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ल्यूसेंट में 385 दिया हुआ है, तो हो सकता है 4 लोग जो हैं बुक छपते छपते कम हो गए हो उनके हिसाब से, तो उन्होंने जो दिया होगा, उन्होंने 4 चीफ कमिश्नरी एरियाज को उन्होंने कम किया हुआ है, ठीक। चलिए शाबाश, चलें आगे, यहां तक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया स्वीटी, दोबारा आपका मैसेज दिखा, और वो भी यही वाला दिखा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही स्वीट सा मैसेज है ये। फिर ई वीडियो एंड नोट्स कहां अपलोड होता है? प्रथम आप सेशन 1 देखो एक बार, उसमें आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये आपको क्लास के बाद ही जो कंटेंट टैब है ना आपका, उसमें होता है, ठीक। चलिए अब देखिएगा, हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। स्वीटी, अच्छा ये वाला हो जाएगा यार, हो जाएगा, उस समय जो प्रैक्टिस बैच है बस वो देख लेना, बाकी हो जाएगा इसी से ही, ठीक है। चलिए अब शांति से चलो। अच्छा योगेश,
बस सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री करी हुई है अभी, ठीक है, ओनली मेडिवल हिस्ट्री, बस अब शांति से अब बंद कर रहा हूं ये, ठीक है, अब पढ़ो, आ जाओ, चलो। हाँ सर प्लीज बुक, अरे बुक के बारे में बताया तो स्टार्टिंग में भाई। आइएगा, अभी क्या करते हैं यहां पर, जहां तक आपने देख लिया पूरा, सो ये है पूरी कहानी कि कैसे लोगों को चुना गया, ठीक। आइए ये देखिए, ऐसे करके पूरी सभा बनाई गई थी। ये आपको जो फोटो दिख रही है, ये 389 लोग ऐसे बैठे हुए थे। ये आपको पंडित नेहरू दिख रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी हुई है यहाँ पर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है, ये यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं, है ऐसा हॉल में चल रहा है पूरा सब कुछ। वो फोटोग्राफर देखो वहां पर खड़े हुए हैं, फोटोग्राफर तब भी ऐसी खिड़कियों से झांकते थे, आज भी देखो ऐसी काम करते हैं ये लोग। अच्छा अभी देखो, तो अब ना कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं दोस्त, जो हमको ना याद करनी होंगी। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एज वेल। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की स्थापना कब हुई है। तो स्थापना कब हुई है, कैबिनेट मिशन किसके रिकमेंडेशन पे स्थापना हुई है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसके तहत 1947 में इसकी स्थापना हुई है। फिर बात करेंगे कितने मेंबर्स थे, 389, कितने ब्रिटिश इंडिया से कितने थे, 296, प्रिंसली स्टेट से कितने थे, 93, इलेक्टेड से कितने थे, 292, चीफ कमिश्नरी एरिया से 4 थे। ये पूरा मैं आपको वैसे भी समझा चुका हूं, ठीक है। आइए आगे, पहली मीटिंग में कितने लोग आए थे, दिसंबर, बेसिकली ये जो था ये 9 से 23 दिसंबर तक इनकी पहली मीटिंग हुई थी। जो फर्स्ट सेशन चला था ना, जो फर्स्ट सेशन चला था संविधान सभा का, वो 9 से लेकर के 23 दिसंबर तक चला था। तो इसमें सबसे पहली मीटिंग जो हो रही है, इसमें देखो, इसमें सब 9 आता है। जैसे देखो 207 मेंबर, 7 2 9, कितनी महिलाएं, 9 महिलाएं, कौन सी डेट में, 9 दिसंबर को, तो 9 तो 9 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई। कैबिनेट मिशन आया, मैंने 90 शायद यहां 97 तो नहीं बोल दिया मैंने, कैबिनेट मिशन जिस दिन, हाँ जिस साल कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसी साल ये इसकी स्थापना कर दी गई है। और फिर इसको रिकॉग्निशन दिया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से। फिर क्या हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्या होता है। देखो अब इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, एक जगह पर बैठे हैं, तो सबको पता तो होना चाहिए कि आज हम यहां आए क्यों हैं। हम लोग जो संविधान बनाने जा रहे हैं, तो हमारा संविधान का क्या पर्पस क्या है। हम एक वेल्दी लोगों के लिए संविधान बनाएंगे, हम एक सेक्युलर संविधान बनाएंगे, हम एक सोशलिस्ट संविधान बनाएंगे जिसमें अमीर गरीब सबका ध्यान रखा जाएगा, हम एक खाली सवर्णों के लिए संविधान बनाएंगे, या हम एक दलितों के लिए संविधान बनाएंगे। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है करने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, तो आपका और हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। अब मुझे आपको टीचर तो बनाना नहीं है कि मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं, एक एक चीज इतना नीचे इतना डिटेल लेके जा रहा हूं कि आपको पीएचडी करा दूं उसमें, वो तो करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव आपका ऑब्जेक्टिव एक होना जरूरी है, वरना अगर मुझे पता चला मैं आपको 100 क्लासेस में खाली इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने को पढ़ाई जा सकती है, मैं पढ़ा भी सकता हूं आपको, आई कैन टीच यू इंडियन पॉलिटी इन, मतलब 100 क्या, मैं आपको 120 से 125 क्लासेस तक सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ा सकता हूं आपको। लेकिन क्या होगा, मुझे आपको टीचर नहीं बनाना है, ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। समझ गया ना, ऑब्जेक्टिव सेम होने का मतलब क्या है कि कार्य जो किया जा रहा है उसका पर्पस सेम होना चाहिए, मेरा और आपका दोनों का। तो इसीलिए क्या है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए कि देखो सारे लोग जो बैठे हुए हो ना, हम सब अब संविधान बनाने जा रहे हैं, तो हमको ना पहले तो सेम पेज पे होना चाहिए कि यार हम सबका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को वो आया है। टोटल कितना टाइम लगा संविधान बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन ये लगे हैं। सवाल इतना इंटरेस्टिंग आया एक एग्जाम में कि बताइए, सुनिएगा मैंने आपको ये क्यों यहां पर लिखा हुआ है। एक सवाल आया एग्जाम में जिसमें कहा गया है कि बताइए 11th सेशन, टोटल कुल मिला के 11 सेशन हुए थे, उसमें बोला गया था 10th सेशन ऑफ संविधान सभा कौन सी डेट में हुआ है। समझ रहे हैं, बहुत अटपटा सवाल है, क्योंकि अब टोटल कुल मिला के 11 सेशन हुए हैं, मतलब 11 बार, जैसे 9 तारीख से लेके 23 तारीख तक एक सेशन हुआ है, 9 तारीख से 23 तारीख तक एक सेशन हुआ है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल मिला के 11 सेशन हुए हैं। ठीक है, हर 2-3 महीने, 2 से 3-4 महीने में एक सेशन होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर 2-3 महीने में एक सेशन हो रहा है। तो इसमें पूछा गया था 10वां सेशन बताओ किस डेट में हुआ था। तो हमने देखो सारे 11वां आपको नहीं याद करवा रहे, मेन हमने बता दिया है, फर्स्ट सेकंड बता दिया है और 10th और 11th बता दिया है। एग्जाम में जो पूछा गया था वो ये वाला पूछा गया था। तो 1949 में देखिए दोनों ही सेशन जो है, जो 10th सेशन है वो 10th और 11th दोनों देखो पास पास हुए हैं, बिल्कुल एकदम एक महीने के गैप पर हुए हैं। तो 10th सेशन जो है वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 और जो आखिरी सेशन है वो 14 से 26 नवंबर को हुआ है, माने चिल्ड्रन डे से शुरू हुआ है। देखना कितना बढ़िया है,
आखिरी सेशन जो है वो चिल्ड्रंस डे से शुरू हुआ है और नेशनल लॉ डे पे खत्म हुआ है। 26 नवंबर को हम लोग नेशनल लॉ डे मनाते हैं। आप एक खास बात देखिए, संविधान सभा का आखिरी दिन कौन सा हो रहा है? 26 नवंबर, क्योंकि 11वां सेशन था। ये लोग 11 ही बार मिले थे, इसके बाद ये लोग कभी मिले नहीं है। साइन करने के लिए एक बार मिले थे, लेकिन सेशन डिस्कस करने के लिए नहीं। तो इसका मतलब संविधान सभा का आखिरी सेशन कब होता है? 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने संविधान को साइन नहीं किया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था कि हम यही संविधान लागू करेंगे। हमने पूरा संविधान बना लिया है, एक पर्टिकुलर दिन बाद में 26 जनवरी से इसी को लागू करेंगे। तो इसी को हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, इसी को हम लोग नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन दिवस माने विधि दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, या फिर नेशनल लॉ डे, ये दोनों ही चीजें हम इसको बोलते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो तो लास्ट डे क्या है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, जो हमें यहां भी पता चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चिल्ड्रंस डे से शुरू हो रहा है और नेशनल लॉ डे पे इसको खत्म हो रहा है ना, ठीक है। फिर अडॉप्ट हम कब कर रहे हैं? इसी दिन हम अडॉप्ट भी करते हैं। साइन कब करा है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजादी के ठीक पहले 26 जनवरी को हमने, रिपब्लिक डे के ठीक पहले, रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने साइन करा है। कितनी महिलाएं प्रेजेंट थी इसमें? टोटल वुमेन मेंबर्स कितनी है यहां पर? 15 वुमेन मेंबर्स हैं यहां पर, जिसमें साइन ना खाली 8 ने किया था। चलिए, तो अच्छा, फिर देखिएगा कुछ कमिटीज बनी हुई हैं ना। व्हाट आर दोस कमिटीज? पहले ये बताइए, क्या यहां तक आपको बात समझ आ गई है? एक बार ना, यहां अभी तक जो हमने चर्चा करी है, क्या यहां तक की सारी चर्चा ना आपको क्लियर है? क्या यहां तक की सारी चर्चा आपको क्लियर है? ये बताइएगा मुझे। जग पाढ़ी, जग्गा भाई, जग्गा भाई, लिखो, लिखो इसी बात पर, लिखवाएं, लिखो इसी बात पर। RD 39442506 बधाई हो, 1IN। RD 39442506 अब ठीक है, जाओ सिमरन, जी लो अपनी जिंदगी, ठीक। चलो, बढ़िया दीपांशु, शाबाश, परफेक्ट है। चलो अब आते हैं यहां आए, ठीक है। चलिए, तो क्या है ये? ट्रैकिंग आईडी थी इनकी। भाई मैंने ना सब मेरे सामने, मैंने इतना पुश कराया इन सब चीज़ों पे ना, ट्रैकिंग आईडी की पूरी शीट सबके पास पहुंचे। आई एम जस्ट ट्राइंग इट लेवल बेस्ट। तो पहुंच भी गई होगी, आ चुकी है। अभी आप में से किसी ने बोला था ना मेरे को मैसेज नहीं पहुंचा, मैंने 5 दिन से मैसेज करे, मेरे को रिप्लाई नहीं आया। द नेम इज दिपेन, आई गेस, दिलेर लबाना। दिलेर भाई, मेरे को ना सपोर्ट ने पूरा स्क्रीनशॉट भेज दिया टैब का। आप किसी गलत नंबर पे भेज रहे हो शायद, एक भी मैसेज नहीं आया आपका। चलो आ जाओ, अब देखो। अच्छा, आपको मिल गई दीपायन दे आज? बढ़िया, मिल गई, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब हाँ मैंने खुला है मेरे, आ जाओ। अच्छा, 7 बजे क्लास एंड कर दें? क्यों? हाँ क्यों भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, हर्ष मित्तल का देखें, हर्ष मित्तल, बस अब ठीक है, पढ़ेंगे, अब किसी का नहीं देखेंगे। एक बार अब आ ही गई है हर्ष मित्तल, बहुत सारे मित्तल हैं। हाय राम, 600 मित्तल है। हाँ, RD 3944236751, मतलब IN, RD 3944236751, ये है। चल साहब, चलो देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर आ रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इन सबका काम समझो पहले। सो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या था? देखो, हर जो समझना, क्यों लोग फोन करते हैं यार क्लास के बीच में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? जो भी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का पर्पस क्या था? जैसे जितनी बहुत सारी कमेटीज बनाई गई थी, जैसे समझना, जब कोई शादी या विवाह होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है, तो सबको बांट देते हैं कि तुम डेकोरेशन का देखना, तुम लॉजिस्टिक्स देखना, मतलब सारी गाड़ियां और बस का इंतजाम तुम देखना, तुम खाने पीने का इंतजाम देखना, तुम भाई दुल्हन के साथ रहना। ऐसा करते हैं ना शादी विवाह में, राइट? सबको जिम्मेदारी बांटते हैं। तो उसी प्रकार से क्या किया गया, जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो 389 लोग थे, तो सबको सेक्शन
सेक्शन में बनाएगा, टीम्स बनाएगी, एक टीम ये काम करेगी, एक टीम ये काम करेगी, तीसरी टीम ये काम करेंगी। तो ये जो कमेटी है ना, ये कुछ नहीं है दोस्त, इनको ऐसे समझो, दे आर नथिंग बट द टीम्स है, ये अलग अलग प्रकार की ये टीम्स होती हैं ये, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या आया, सबसे पहली टीम आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो टीम थी, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि जो भी अलग अलग टीम्स, ये सारी टीम्स ना अपने अपने रूल्स देती थी कि ये वाला एक रूल ले लो, हमारा भी यार, ये हमारा रूल ले लो, ये हमारा रूल ले लो। ये टीम क्या करती थी, अब ये लोग अपनी अपनी भाषा में लिखते थे, अजीबोगरीब भाषा में, ये उसको प्रॉपर लीगल लैंग्वेज देते थे, समझ गए। प्रॉपर लीगल लैंग्वेज देने का काम इनका हुआ करता था। तो इनके चेयर, इसमें 7 लोग होते थे कुल मिलाकर के, 7 पीपल वर देयर, और इसके चेयरमैन का नाम था डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब, ठीक है। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ये जो कमेटी थी वो, ये देखो प्रोविजनल, देखो दोनों सिमिलर लग रही है ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें क्या होता था, ये वाली कमेटी देखती थी कि जो राज्य है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे सरकार कैसे बनेगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, गवर्नर होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर होंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर उसमें एक विधानसभा होगी। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चरिंग है, विधानसभा में एक स्पीकर होंगे, तो ये जो पूरी स्ट्रक्चरिंग है ना, ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने बनाई है। हमें तो एक बार में दिखती है, बट इन्होंने कितनी सारी मशक्कत के बाद बनाई होगी, कितने सारे इटरेशन सोचे होंगे इन्होंने, राइट। तो ये कहानी आई। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी क्या होती है, इसका काम यह होता है कि आपका सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट में हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट हेड होंगे इंडिया के, या प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे। ज्यादा पावर किसके पास, प्रेसिडेंट के पास होगी, या पावर के पास, या प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या लोकसभा वाले होंगे या राज्यसभा वाले होंगे। सरकार कौन बनाएगा, जो राज्यसभा में मेजोरिटी में होगा या लोकसभा में मेजोरिटी होगा। ये सारे जो टिटिप में है ना, ये सब किसने करा था, ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने सोचा उसको। तो ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई। फिर यूनियन पावर कमेटी क्या थी, ये कमेटी वो थी जो डिसाइड कर रही थी कि यार राज्य किस चीज के ऊपर, राज्य जो है स्टेट किस चीज के ऊपर रूल्स बनाएगा और सेंट्रल किस चीज के ऊपर रूल्स बनाएगा। ये इनका काम ये हुआ करता था, ठीक है। तो प्रोविंशियल, देखो अब देखो कैसे याद करोगे, जितना भी अगर कोई भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी चीज है ना, प्रोविंसेस, ये स्टेट से रिलेटेड चीज है ना, तो सरदार पटेल को दे दो। और जितना भी सेंट्रल से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड चीज है, वो सीधे जवाहरलाल नेहरू जी को दे दो। तो ये देखो सरदार पटेल हो गए। ये यूनियन की बात आ रही है, जवाहरलाल नेहरू को दे दो। ये यूनियन की बात आ रही है, जवाहरलाल नेहरू को दे दो। अब स्टेट्स कमेटी की बात समझो, फिर से स्टेट आ गए। आप कहोगे सर ये तो हम उनको देने जा रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल को देंगे ना। ये प्रिंसली स्टेट्स, ये स्टेट्स कौन से हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। रजवाड़ों की बात हो रही है कि जो राजा लोग हैं अभी इंडिया में, 548 के आसपास, 548 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी भारत में आजादी के समय पर। तो बात ये आई कि यार इन लोगों का क्या किया जाए, इनको इंडिया में मिला तो लेंगे, लेकिन इनको हम कैसे, इनके साथ सेटलमेंट क्या करें, ये हमारे लॉज मानेंगे, हम इनके लॉज मानेंगे, या होगा क्या। तो इनसे या इनको इंडिया में जोड़ो, इनको, इन सबको इंडिया में जोड़ो, ये पाकिस्तान में ना जुड़ जाए जाकर के। तो इनसे डील करने के लिए क्या हुआ यहां पर देखना, तो स्टेट्स कमेटी जो है, जोड़ने से भी ज्यादा मेनली बात यह थी कि इनके साथ में पावर ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये राजाओं की बात हो रही है ना, स्टेट्स का मतलब यहां प्रिंसली स्टेट्स है, तो प्रिंसली स्टेट्स है ये, तो राजाओं की बात हो रही है। राजा मतलब रॉयल्टी की बात हो रही है। रॉयल आदमी, सबसे रॉयल आदमी कौन था वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जवाहरलाल नेहरू, काफी रॉयल किस्म के व्यक्ति माने जाते हैं हमेशा ये, तो ये इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हो गए। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी, इनका काम क्या था, इन दोनों कमेटी का काम ये था कि आज जो जो चर्चा होनी है, आज जैसे मान लो आपको पता है 11 मीटिंग हुई है कुल मिला के, है ना, असेंबली की। तो अगर 11 मीटिंग हुई है असेंबली की, तो मीटिंग के लिए पहले से इन्वाइट भेजना लोगों को कि भाई फलानी जगह देखो ऐसा है, इस दिन इन्वाइट है, आप लोग सब लोग आइएगा, ये चीजें डिस्कस होंगी। अब सब लोग आ गए, इनका काम था सबको बुलाना, सबको बताना आज हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इनका काम ये था कि अच्छा ठीक है, अब ये वाला बिल डिस्कस, अब ये वाली चीज डिस्कस करेंगे, अब ये वाला चीज, आज के एजेंडा में 10 चीजें हैं। ये लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे कि वो जो 10 चीजें हैं वो 10 चीजें डिस्कस हो उस दिन। ये स्टीयरिंग कमेटी। तो ये जो प्रोसीजर और स्टीयरिंग है, ये दोनों डॉक्टर साहब के हाथों में था, क्योंकि डॉक्टर ही होता है ना, प्रोसीजर करते हैं। ऑपरेशन को प्रोसीजर भी कहा जाता है, पता है आपको। कभी भी आप देखिएगा इनके लेग्स का प्रोसीजर करना पड़ेगा। प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन कौन करता है, डॉक्टर साहब। तो प्रोसीजर का यहां भी क्या आ गया, डॉक्टर साहब। तो प्रोसीजर और स्टीयरिंग क्या हो गया, डॉक्टर साहब के हाथों में था। फिर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स की कमेटी, माइनॉरिटीज, शेड्यूल ट्राइब, मतलब जितने भी समाज के ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर दबे कुचले रह गए थे, उन सबके लिए हमको कुछ ना कुछ करना था। तो वो पावर दी गई कि सरदार पटेल आप देखिए कि आप जो भी माइनॉरिटीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, उनके लिए क्या करना है। और फिर
एक सब कमिटी बनाई गई, सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। आप कहोगे इन दोनों में क्या अंतर है? एक ये भी फंडामेंटल राइट्स की कमिटी है और ये भी फंडामेंटल राइट्स की कमिटी, क्या अंतर है दोनों में? इसका काम क्या था, फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, इसका काम क्या था, ये देखती थी फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जो है, इसका काम हुआ करता था कि जैसे ये सिर्फ माइनॉरिटीज और जो स्केड्यूल्ड ट्राइब, मतलब समाज के दबे कुचले लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन समाज तो सारे लोगों से बनता है ना, खाली पिछड़े हुए लोगों से थोड़ी ना, बाकी लोगों से भी बनता है। तो इनका काम यह था कि आप ऐसे लॉज निकालिए जो सब पे एप्लीकेबल हो, मतलब बेसिक ह्यूमन राइट्स जो होते हैं ना, उसके हिसाब से आप कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाइए जो सारे ह्यूमंस को मिल पाए, इंडिया के सारे सिटीजन्स को मिल पाए। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी का काम यह था, मतलब जो सबको मिल पाए, इसी जो सब कमिटी जो राइट सबको दे, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए? सबके लिए, तो सब कमिटी हो गई। तो इस जब सबके लिए राइट्स मिलेंगे तो सबके ऊपर कृपा बरसेगी, तो जेबी कृपलानी, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, ठीक है। क्रेडेंशियल्स कमिटी का मतलब क्या हुआ? देखो जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है ना, जैसे जैसे इसमें क्या हुआ, 389 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। 389 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो 389 लोगों का सिलेक्शन हुआ तो 389 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, 389 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, बोलो सही बात है। 389 का सिलेक्शन हुआ तो 389 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन करेगा? वो अलाडी कृष्णा स्वामी अयंगर, ये करते थे ये, ठीक है। फिर हाउस कमेटी, मतलब सब वहां जहां सब लोग बैठे हैं वहां पानी वानी सही है कि नहीं है, वहां छत तो नहीं लीक कर रही है, तो ये सब अरेंजमेंट देखने की जिम्मेदारी वो किसकी थी? वो हाउस कमेटी थी, पट्टाभी सीतारामैया। वो इसके मतलब घर घर में, ऐसे याद करो, घर घर में सीताराम होते हैं ना, तो हाउस कमेटी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। तो यहां पर ये आ गए, बोलिए यहां पर हो गया, बोलो यहां पर हो गया, एकदम अच्छे से आई बात आपको, चलिए शाबाश, वेरी गुड यार, ठीक है। इकरा 2 डेज में, 2 दिन बाद उसके, 2 या मैक्स 3। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आपने देखा। अच्छा, अब हम अगली क्लास में ना ये ड्राफ्टिंग कमेटी और एक एक कमेटी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। आजा सवाल करते हैं, आजा थोड़े सवाल करते हैं। हाँ, कल ना मैं ऐसा करता हूं, कल ना आपकी एक क्लास लगवा देता हूँ ट्रैकिंग आईडी की, सही है ना? ऐसे जानने से ज्यादा अच्छा है एक क्लास लगवा देता हूँ ट्रैकिंग आईडी की, क्लास उसका नाम ही रखवा देता हूँ। आप आएंगे, पूछेंगे, आपको तुरंत सामने वो बता देंगे, ये ज्यादा सही है ना? ये मस्त है प्लान, ये मस्त प्लान है ये, ठीक है, रुकिएगा, लिख लिख वो कर देता हूँ। चलिए आइए, ठीक है। संविधान इज द राइट आंसर, ओके। पोल यार इतना फीजिबल हो नहीं पता, मतलब पोल के लिए फिर वहां पोल से फिर ना स्लो हो जाता है, बस इसलिए पोल नहीं देता हूं। द डैश इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, द संविधान इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स भाई। फिर आते हैं डैश कंट्रीज, सभी के पास में, या देखो सीजल 2022 का है, कौन से कंट्रीज के पास हमेशा एक संविधान होगा? हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास एक संविधान होगा, लेकिन हर कंट्री जिसके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो ये जरूरी नहीं, एग्जाम्पल यूएई। फिर आइएगा, बहुत प्यारे सवाल है ये। फिर संवैधानिक असेंबली ने कौन सा सेक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के किस सेक्शन को किस सेक्शन के तहत, देखिए सीजल 2022 का सवाल है, क्या प्यारा सवाल है, सेक्शन 8 के तहत, इस एक्ट के सेक्शन 8 के तहत ये चीज हुई है। क्लियर हुई बात? शाबाश, वेरी गुड। ये सारे सवाल में एकदम 0 बटे सन्नाटा होता है, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स हुआ करते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, ये आ जाएगा 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। बी आर अम्बेडकर साहब को इसलिए बनाता है क्योंकि फाइनली तो उन्हीं के हाथ से होकर के सारे आर्टिकल निकले ना, इसलिए। फिर देखिएगा 10th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था, ये देखिए सवाल, आप देखिए क्या गजब लेवल के सवाल पूछे गए। तो 10th सेशन हुआ था सेम ईयर में जब संविधान बना था, 49 में ही हुआ है। देखो अब इसको कैसे करेंगे, 47 तो हो नहीं सकता, है ना? फिर मैंने आपको बताया बस 1 महीने का गैप था 11वें और 10वें में, 11वां हुआ है नवंबर में, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 11वां सेशन से भी ज्यादा आगे निकल गया ये तो, है ना? मतलब ये तो 1948 में तो हुआ नहीं, बस 1 महीने पहले हुआ था, माने दोनों 49 में होने चाहिए, हो गया, ये आंसर है मेरा। अच्छा सवाल है, मजेदार है ना सारे? शाबाश यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो 10th मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द सीए कौन से दिन में इन्होंने साइन किया है? तो साइन करने का देखो सीएचएसएल में आया हुआ है सवाल, ये 24 जनवरी 1950 में इन्होंने साइन किया है, ठीक है।
फिर बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। सो ड्राफ्टिंग कमेटी में देयर आर 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। आप लोग भी चाहो तो ना, आप लोग वाईटी पे जाओ ना, रिवीजन करा रहा हूं अभी पॉलिटी 5 दिन में वहां पर खत्म कराऊंगा, तो वो एक रिवीजन फॉर्मेट पे रहेगा, वो एक यू गाइस कैन डू दैट एज वेल, मजा आएगा आपको उसमें भी। आप लोग भी आ सकते हो अगर रिवीजन करना चाहो तो, बस उसके में। बाकी तो यहां पर तो मैं खैर बहुत डिटेल में सारी चीजें कराऊंगा ही कराऊंगा यहां पर, ठीक है, जस्ट इन केस यू वांट टू हैव सम फन। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो जिन्होंने संविधान बनाया, कितने आ जाएंगे। अरे तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो अभी बने हैं ना भाई, 15 हो गया आंसर यहां पर, ठीक है, लेकिन फिर भी डाइसी रहेगा, अगर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पूछा है फिर भी डीकेटी का नाम दिया है तो आंसर तो वही होना चाहिए कि भाई हमारे एग्जाम के पहले तो वो बन गए थे, तो 100 रुपए वाला सवाल है ये। टोटल मेंबरशिप ऑफ संविधान सभा की कितनी थी, 389, जिसमें कितने प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, सो प्रिंसली स्टेट्स की संख्या 93 थी, ठीक। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला ड्राफ्ट कब बनाया, कब छापा था, तो एक्चुअल में फरवरी 1948 में उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट छाप दिया था जनता के लिए, फिर अक्टूबर तक उस पर सजेशन लिए थे, अक्टूबर 1948 तक, फिर उसके आगे काम शुरू हुआ था। तो ये फरवरी 1948 में उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने छाप दिया था, जनता को दे दिया था, फिर उनके सजेशन मांगे थे उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके चेयरमैन थे, क्रेडेंशियल्स कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे ये, राइट। फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी को कौन थे, हर घर में, घर की बात हो रही, घर में सीताराम है, तो घर में सीताराम हो गए ये, ठीक है। चलिए बस खत्म कहानी। अच्छा, अब इसके बाद ना, अब हम लोग अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। बढ़िया था, मजेदार चीज, क्लियर है, शाबाश। दोनों का एग्जाम का नोटिफिकेशन आने दीजिए, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके जी। आकाश, कल एक सेशन ही रख लेंगे इसके ऊपर ताकि ना ये चीज जो है ये सॉल्व हो जाए। आकाश, नोट करिए, RD 39442589, IN RD 39442589, हाँ 25849 IN, RD 39442589 IN। ऑलराइट आकाश, चलिए ठीक है, ओके जी, थैंक यू, बाय करें। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर। कमीशन आया था, हाँ ठीक है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए वीओडी के लिए, वीओडी को जैसे मैंने आपको वहां पर जो मैंने वाईटी पे प्लान दिया है ना, उस हिसाब से वीओडी कर सकते हो। जो वीओडी के लिए पूछ रहे हैं जो लोग, वीओडी कैसे करना है, जो मैंने वाईटी पे प्लान दिया है उस हिसाब से आप वीओडी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं, फिर कल क्या मतलब मंडे को मिलते हैं। सो लेट्स कैच अप ऑन मंडे। ध्यान रखिएगा क्लास टाइमिंग्स जो है अब डेली हो चुके हैं, सो दैट क्लास टाइमिंग्स आर मंडे टू फ्राइडे। अपन क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM अपनी ये क्लास होगी अभी, ठीक है। रोजाना क्लास रहेगी मंडे से फ्राइडे तक, ये क्लास हमारी रोजाना रहेगी, ठीक है, 6 बजे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।